नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा की। देखिए, दो बड़ी खुशखबरी है दो मोर्चे पर। पहला है एयरलाइंस को खोलने के मोर्चे पर एक बड़ी राहत, घरेलू उड़ानों को मंजूरी दे दी गई है 25 मई से। हालांकि अभी जो कैपेसिटी वो लिमिटेड रहेगी, 1/3 ही एयरलाइंस जो है उनको इजाजत दी गई है, लेकिन धीरे धीरे इसके आगे बढ़ने की संभावना है। लेकिन 25 मई से घरेलू उड़ानें अब शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। इसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस दी गई हैं। आगे हम आपको रिपोर्ट में बताएंगे कि ये गाइडलाइंस क्या क्या है। अगर आप जाना चाहते हैं हवाई मार्ग के जरिए, तो आपको किन किन एहतियातों का ध्यान रखना होगा, ये अब आपको आगे रिपोर्ट में बताएंगे। इसके अलावा दूसरी खुशखबरी है रेल के मोर्चे पर। 1 जून से सरकार ने 200 ट्रेन को चलाने की मंजूरी भी दे दी है, श्रमिक जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनके अलावा। तो ये ट्रेनें भी अब लोगों को या अपने एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य को ले जाने में बड़ी कारगर साबित हो सकती है। इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पटरी पर अर्थव्यवस्था को लाने के लिए तमाम कोशिशें, तमाम कवायदें की जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। एयरपोर्ट्स पर हमने उड़ानों को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन क्या हमारी तैयारियां पूरी हैं। इसी तरह से ट्रेन्स में हम लोगों की आवाजाही को मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या हमारी तैयारियां पूरी हैं। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अर्थव्यवस्था में ढील देंगे, आवाजाही सुनिश्चित करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलेंगे, उतने ज़्यादा संक्रमण के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो हमें एक तरफ अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है, दूसरी तरफ जान की भी सुरक्षा करनी है। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं और चुनौतियां किस तरह की होंगी अब हवाई सेवा और रेल यात्रा शुरू होने के बाद, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ है, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, समझिए कि क्या क्या सरकार ने निर्णय लिए हैं और गाइडलाइंस क्या क्या है, इनको समझ लीजिए, फिर लौटेंगे तो चर्चा करेंगे। 25 मार्च से बंद पड़ी अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे उड़ान भर रही है। जरूरी सामानों की दुकानों के बाद पहले रेल के पहिए पटरी पर दौड़ाने की कवायद हुई, तो अब हैंगर्स में कैद हवाई जहाज भी दैने फैलाने को तैयार हैं। जी हां, सरकार ने 25 मई से एक बार फिर सभी उड़ानें शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए भारतीय विमान प्राधिकरण ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इनमें हर यात्री के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा। स्टेटस स्क्रीन होने पर ही एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर एंट्री मिलेगी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये जरूरी नहीं होगा। फ्लाइट के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। अगली 4 घंटे की उड़ान तक के यात्रियों को ही एयरपोर्ट पर एंट्री होगी। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए निजी कार, अधिकृत टैक्सी का ही इस्तेमाल करना होगा। एयरपोर्ट पर पेमेंट के लिए सिर्फ डिजिटल मोड का इस्तेमाल हो सकेगा। एयरपोर्ट पर दूसरे यात्रियों से 6 फीट की दूरी रखना जरूरी होगा। सिर्फ वेब चेक इन की सुविधा होगी। कुछ एयरपोर्ट्स पर जरूरत को देखते हुए यात्रियों को पीपीई किट भी पहननी पड़ सकती है। पहले चरण में 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले यात्रियों को हवाई यात्रा की इजाजत नहीं है। Passengers will be required to wear protective gear, face mask, and to carry sanitizer bottles. Airlines shall not provide meal services on board. Water bottles will be made available in the gallery area or on the seats. The cabin crew will be required to be in full protective gear, full protective suit. Only one check-in bag will be allowed. Passengers should report at least 2 hours before the departure time. हवाई उड़ानों के साथ साथ सरकार ने 1 जून से 200 नई पैसेंजर ट्रेनों को शुरू करने की भी हरी झंडी दे दी है। इनमें सीटों के लिए ऑनलाइन रिजर्वेशन भी शुरू हो गया है। इन ट्रेनों में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां शामिल हैं। सभी ट्रेनों में एसी और नॉन एसी कोच होंगे। टिकट सिर्फ आईआरसीटी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए बुक किए जा सकेंगे। स्टेशनों पर टिकट काउंटर पहले की तरह ही बंद रहेंगे। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 30 दिन का होगा। रेलवे ने सभी ट्रेनों का किराया सामान्य ही रखा है, लेकिन जनरल कोच में सीट बुक करने के लिए भी स्लीपर का किराया देना होगा। रेलवे ने कहा है कि सभी यात्रियों को सीट मिलेगी, यानी कोई वेटिंग नहीं होगी। कोई भी यात्री वेटिंग टिकट पर यात्रा नहीं कर पाएगा। किसी भी तरह से अनारक्षित टिकट नहीं मिलेगा और न ही तत्काल टिकट की कोई व्यवस्था रखी गई है।
रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों को बेहद कड़े नियम और शर्तों का पालन करना होगा। इन तमाम कदमों से अर्थव्यवस्था को नए पंख लगाने की तैयारी है, लेकिन संक्रमण फैलने की चुनौती भी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। संक्रमण के खतरे के साथ रेल, ट्रेन और बाजारों में निकलने का हम सबका ये पहला अनुभव होगा, लेकिन इसके लिए तैयारियां भी पहले से ज्यादा पुख्ता और चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो कुल मिलाकर घरेलू उड़ानों को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा ट्रेन्स भी शुरू हो जाएंगी। बसेस का आपने देखा कि लॉकडाउन 4 के निर्णय के साथ ही कई राज्यों ने अपने यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जैसे कर्नाटक में 30 यात्रियों की साथ जो है वो बसेस का इंतजाम किया गया है। दिल्ली में 20 यात्री जा सकते हैं। तो कुल मिला के अब ट्रेन्स, बसेस और हवाई जहाज, ये तीनों जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सबसे बड़े माध्यम हैं, इन तीनों को अब धीरे धीरे हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? चुनौतियां क्या कुछ हमारे सामने आने वाली हैं? क्योंकि संक्रमण रुक नहीं रहा है। इस पर करेंगे हम चर्चा। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं जितेंद्र भार्गव साहब, पूर्व ईडी हैं एयर इंडिया के और एविएशन मामलों के जाने माने जानकार भी हैं। भार्गव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अश्विनी कक्कड़ साहब, जो कि वीसी है मरकरी ट्रैवल्स के। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जो कि जानी मानी फिजिशियन हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र भार्गव जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। ये जो सरकार ने छूट दी है और एयरलाइंस को एक तरह से उड़ान भरने की इजाज़त दे दी है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? एविएशन सेक्टर के लिए ये राहत है, या जिस तरह की शर्तें आप देख रहे हैं, कहीं ये कंपनियों के लिए बोझ तो नहीं बढ़ाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को वापस चालू करना है तो एविएशन का शुरू होना अनिवार्य था। सरकार ने एसओपीज रिलीज किए हैं जो सर्टेन कंडीशंस इंपोज करते हैं एयरपोर्ट्स पे, एयरलाइंस पर, पैसेंजर्स के लिए, जो कि स्वाभाविक है। ये तो हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि चलिए उसको बंद ही रहने दीजिएगा। तो पैसेंजर्स को रियलाइज ये करना है कि अब जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, तो स्वाभाविक है कुछ सेफगार्ड्स लेने पड़ेंगे पैसेंजर्स को, एयरलाइंस को। मैं सब बातों से संतुष्ट हूँ। केवल एक मेरा मानना यह है कि अगर 30% फ्लाइट्स के शुरू होने की बजाय केवल 10% फ्लाइट शुरू की जाती शुरू के दौर में, तो उससे 2 चीजें मिलती हैं। एक तो जितने भी हमारे इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स हैं उसको टेस्ट किया जा सकता कि हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे गलत ना हो। दूसरा ये होता कि कोई अनिवार्य नहीं था कि हमको देश के तमाम एयरपोर्ट पे फ्लाइट चालू करनी। जो एयरपोर्ट रेड जोन में है उनको छोड़ा जा सकता था। मंत्री जी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि देखिए, हम लोग मिडिल सीट को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोविजंस को नहीं मीट करता। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि उससे टिकट का भाड़ा बढ़ जाएगा। मेरा ये मानना है कि टिकट के भाड़े के ऊपर में कम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, सेफ्टी के ऊपर ज्यादा। मैं ये मानता हूं कि हाँ, हवाई जहाज में अब मिडिल सीट नहीं भी छोड़ी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो सीट्स होती है एयरलाइन के अंदर में सारे पैसेंजर एक ही दिशा में फेस करते हैं, एक दूसरे के सामने नहीं करते हैं। और जो सीट की बैक होती है वो एक बैरियर की तरह काम करती है। ये भी एक अच्छी बात है कि हमारे जो विमान बनाए जाते हैं उसमें जो एयर सर्कुलेशन का जो प्रावधान होता है वो भी इसके लिए ठीक होता है, क्योंकि एयर जो आती है वो ऊपर से नीचे जाती है और नीचे से निकल जाती है। तो आपको ये जो वायरस का जितने भी ड्रॉबैक्स है वो कम हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी शर्तें हैं जैसे कि उन्होंने एसओपीज में दी हैं कि आप टिकट का जो बोर्डिंग कार्ड है वो घर में प्रिंट करके लेके आइए। स्वाभाविक है कि सबके घर में प्रिंटर नहीं होगा। अब आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो आपको किस तरीके से जाना है, क्योंकि आपको वहाँ गाइड नहीं मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि पहले दौर में तो बहुत सारे पैसेंजर्स होंगे जो कि विमान सेवा का उपयोग करेंगे, क्योंकि मार्च के अंदर जब फ्लाइट्स बंद की गई थी बहुत सारे लोग स्ट्रैंडेड हो गए थे। तो वो सब लोग घर जाना चाहेंगे, चाहे ये दिक्कत हो या नहीं हो, लेकिन जाएंगे। लेकिन उसके पश्चात देखना होगा कि हमारा जो ये फ्लाइट्स है वो नॉर्मल सामान्य तरीके से चल सकती है कि नहीं चल सकती, क्योंकि दुनिया में ये देखा गया है कि कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई है। बहुत सारे लोग जो नॉर्मल तौर पे यात्रा करते थे हवाई जहाज से, वो इस समय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो बिजनेस हो, लेजर ट्रैवल हो, चाहे वो एक शहर से दूसरे शहर में एजुकेशन के लिए जा रहे हो,
हॉस्पिटल के लिए जा रहे हो, या शादियां अटेंड करने के लिए जा रहे हो, या सीनियर सिटीजन को, जैसे आपने देखा होगा कि एसओपी में कहा गया है कि सीनियर सिटीजन जो कि 65 साल के ऊपर हैं वो घर में रहें, वो यात्रा ना करें, एक्सेट्रा। जब आप इन सब प्रकार के पैसेंजर्स को निकाल लेंगे तो आप देखेंगे कि एक विमान के लिए बचते कितने लोग। तो मेरा ये मानना है कि 15 दिन के पश्चात एक सामान्य लोड आएगा, और वो हमको देखना पड़ेगा कि हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री कहाँ जाती है, उसके ऊपर फ्लाइट बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक्सपेरिमेंट छोटे स्केल पे होना चाहिए था। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई एक शुरुआत होना बहुत जरूरी था, और ये शुरुआत जो है इसके बाद एनालाइज किया जाएगा कि ये शुरुआत होने के बाद हमारी एयरलाइंस इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखने वाली होगी कि कहीं एयरपोर्ट्स फिर से, क्योंकि सबसे बड़ा संक्रमण का अगर कोई केंद्र बने थे तो वो एयरपोर्ट्स ही बने थे शुरुआत में, इसीलिए सबसे पहले एयरपोर्ट्स को बंद किया गया। तो कहीं ये आगे रिपीट ना हो जाए, इस पर भी ध्यान रखना होगा। लेकिन आपने सही कहा, एक शुरुआत तो हुई है, अब सबको उम्मीद करनी चाहिए कि आगे चीजें स्मूथ हो। कक्कड़ साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा, और हमने बहुत सारे शोज किए टूर एंड ट्रैवल्स में। इनफैक्ट हमने बहुत सारे शोज में इस बात को प्रमुखता से अंकित भी किया कि भाई टूर एंड ट्रैवल्स अगर नहीं खुलता है तो देश को किस तरह का नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था को किस तरह का नुकसान होगा। और सबसे पहली अगर मार पड़ी कोरोना के लॉकडाउन की वजह से तो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को पड़ी थी। आपको क्या उम्मीद लग रही है? फ्लाइट्स खुल रही हैं, ट्रेन खुल जाएंगी 1 तारीख से, बसेस तो कई इलाकों में चल रही हैं, क्या कुछ राहत लेकर आ रहा है टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए? देखिए, 2 तरह की राहत की कंसिडरेशन करनी चाहिए। एक तरह की राहत तो है जो कस्टमर को राहत है, और वो जो इमीडिएट राहत है। वो राहत इसलिए है कि जो बेचारे स्ट्रैंडेड हो गए थे, जो बेचारे ट्रीटमेंट के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में बॉम्बे आना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, या जो मतलब इमरजेंसी की सिचुएशंस है, कई लोग जैसे गुजर गए, निधन हो गया, तो वो उनकी जो सेरेमनीज हैं उसके लिए, तो इन सब चीजों के लिए जो इमरजेंसी सिचुएशंस है, तो ये बहुत ज्यादा राहत है, बहुत अच्छी राहत है। और ये काफी मतलब अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। उसके अलावा जो देखने की बात है कि ये रिजल्ट जो एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए है, उसमें भी बहुत अच्छी राहत है, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री बिल्कुल ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी के दरवाजे पे खड़ी थी, और उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा उनको सहारा मिल जाएगा। अब देखने की बात है कि सरकार ने काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि जो एसओपीज बनाए हैं, अलग-अलग एसओपीज प्रेजेंट किए हैं। एयरपोर्ट्स के लिए अलग एसओपीज हैं, स्टाफ जो एयरपोर्ट का स्टाफ है उनके लिए अलग एसओपीज हैं, क्रू के अलग एसओपीज हैं, पैसेंजर्स के लिए अलग एसओपीज है, तो काफी क्लैरिटी उसमें देखने को मिली है। और उसमें क्या है कि जैसे 60 साल से ऊपर लोग हैं, या उनको मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन में बताना पड़ेगा कि मैं इतने साल से ऊपर हूं, ऐसा है। जो रेड जोन में रहते हैं उनको अलाउड नहीं किया जाएगा, जो प्रेग्नेंट हैं, एट रिस्क हैं, उन सब लोगों के लिए मतलब प्रावधान है। और जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, सरकार ने एक इनिशियल फेज में ये जो 90 दिन या 3 महीने का पीरियड मुकर्रर किया है, उसमें बहुत ही अच्छा प्रावधान किया है। और उसमें क्या है कि जैसे मुंबई से दिल्ली तक 3,500 से 10,000 तक का भाव उन्होंने फिक्स कर दिया है, ताकि ऊपर से भी और ज्यादा ना बढ़ सके, नीचे से एयरलाइंस को भी लॉस ना हो। मगर इसमें देखने की बात यह है, जो पॉइंट आउट करने की बात है, कि जो पीएसएफ था, जो यूडीए था, जो जीएसटी था, ये इसके ऊपर रहेंगे। तो कस्टमर्स को इसकी तैयारी करनी चाहिए। मगर 2 चीजें जो अनाउंस नहीं हुई हैं आज, वो एक चीज तो ये है कि ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स के लिए क्या प्रावधान होंगे, बिकॉज उन लोगों के 5 लाख जो एम्प्लॉइज हैं, इन लोगों के उन सब का क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि उनके लिए क्या मतलब सरकार ने किया है। और दूसरी बात जो है वो रिफंड्स की, क्योंकि एक बार आयाटा ने कहा था कि $35 बिलियन रिफंड कस्टमर्स का एयरलाइंस के पास पड़ा है। तो क्या एयरलाइंस को जो पुरानी टिकट्स बुक्ड हैं उसके अगेंस्ट ही अलाउ कर देना चाहिए, या वो रिफंड देंगे और उसके बाद ये सिचुएशन वापस जारी होगी कि अभी कस्टमर पे करेगा, बाद में रिफंड मिलेंगे, क्या होगा, ये सिचुएशन अभी एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है। मगर
शुरुआत बहुत अच्छी हुई है क्लैरिटी नहीं और आई आगे है। चल के बिल्कुल दिखता है सही कि बात है, इस पर क्लैरिटी होनी भी चाहिए थी। मैं आऊंगा सर आपके पास, मैं फटाफट से डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी के पास चल लेता हूं। डॉक्टर स्वाति, आपने दोनों हमारे मेहमानों की बातें सुनी, अपने अपने उम्मीदें भी हैं, अपनी अपनी चिंताएं भी हैं, लेकिन आज के जो डिसीजंस लिए गए हैं और जो ट्रेन्स में आने वाला होगा, उसमें देखिए सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने आएगी वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर आएगी, और जिसका जिक्र भार्गव साहब ने भी किया कि आपने एयरलाइंस में बीच की सीट खाली, इस पर बड़ा विवाद हुआ, बहुत होमवर्क भी किया होगा सरकार ने, लेकिन फाइनली ये हुआ है कि साहब आप बीच की सीट खाली नहीं रखेंगे। उसके पीछे सरकार ये दे रही है दलील कि भाई अगर बीच की सीट खाली रखेंगे तो किराए में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करनी पड़ती। क्या आपको लगता है सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से ये डिसीजन जो है बीच की सीट खाली नहीं रखने का, ये सही है? और जो चुनौतियां आएंगी एयरपोर्ट्स खोलने के बाद, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? देखिए दीपक जी, जो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर बीच की सीट पर भी कोई व्यक्ति बैठता है। तो अगर डॉक्टर के नज़रिए से देखें तो मुझे लगता है कि इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए कि मुझे लगता है बीच की सीट ज़रूर खाली छोड़नी चाहिए। एक और बड़ी बात ये भी है कि आज जैसे समय में हम हैं, मेरे ख्याल से आज का जो वक्त है वो दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ हमारा अपना स्वास्थ्य है, तो एक तरफ हमारी इकोनॉमी का स्वास्थ्य है जो बिगड़ता जा रहा है, तो दोनों का जो सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपने लिए खुद से निर्णय ले, मेरे ख्याल से, कि जैसे अभी अश्विनी जी ने भी बोला कि ये राहत की तरह से इसको देखा जाए। अगर हम ये देखते हैं कि हाँ, हमारी बहुत मजबूरी है और हमारे लिए ट्रैवल करना ज़रूरी है, चाहे वो हम कहीं फंसे हैं, हमें वापस पहुँचना है, या हम स्वास्थ्य के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट लेने जाना चाहते हैं, तो ऐसे में ज़रूर समझ में आता है। लेकिन बाकी लोगों को जरूर मुझे लगता है थोड़ा ठहरना चाहिए, सोचना चाहिए, सोच समझ के तभी ये निर्णय लेना चाहिए कि क्या हम ट्रैवल करें या नहीं करें। और खास तौर से बड़े बुजुर्ग, बच्चे या जो लोग पहले से बीमारियों से पीड़ित हैं, ऐसे सभी लोगों को दोबारा से सोचना चाहिए इस बारे में। और अभी बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ट्रैवल करने के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। तो एक, क्योंकि देखिए आप, सबसे बड़ी बात यही है, जैसे आपने भी बोला था कि यहीं से, एयरपोर्ट से ही शुरुआत हुई थी इन्फेक्शन की, और जिस तरह से बाहर से संक्रमण भारत में अंदर आया। और एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहां कई जगह से लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों के लोग होते हैं जो वहां पर एकत्रित होते हैं, और ऐसे में संक्रमित होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। और जब आप और भी ज्यादा प्लेन के अंदर बैठे होंगे और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, तो, और देखिए आप 4-5 घंटे की तो ज्यादातर फ्लाइट सभी होती ही हैं, ऐसे में अगर आप इतने घंटे के लिए बिना सोशल डिस्टेंसिंग करके बैठे हैं तो संक्रमण के चांसेस डेफिनेटली बढ़ते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो आपकी अपनी जो सुरक्षा है वो आपके अपने हाथों में ही है। तो सोच समझ के मुझे लगता है निर्णय लेने का वक्त है, और खुद के लिए आपको खुद ही निर्णय लेना होगा। तो सब बातों को आंकिए कि क्या ज्यादा जरूरी है और तब निर्णय लीजिए। तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब इकोनॉमी को चलना है और ये सब चीजें भी खुलनी जरूरी हो गई हैं। जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि जरूर संक्रमण भारत में बढ़ रहा है काफी, लेकिन बस उसमें एक बहुत जरूरी बात यहाँ यही हो जाती है कि बढ़ते हुए नंबर से इतना डर नहीं लगता है। जैसे कि अगर 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, बात डरने की चिंताजनक तब ज्यादा हो जाती है जब उसकी रफ्तार बहुत बढ़ जाए। जिस तरह से अमेरिका, इटली वगैरह में हमने देखा कि बहुत ज्यादा संक्रमण एक-एक दिन में आ रहा है। जब ये स्थिति हो जाती है तो नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि मामले अगर आ भी रहे हैं तो वो अगर धीमी रफ्तार से बढ़ेगा धीरे धीरे, तो हमारे नियंत्रण में रहेगा और हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो ओवरलोडेड नहीं होंगी और वो उन सबको इलाज दे पाएंगी। तो बस कोशिश हर इंसान को इस वक्त यही रखनी है कि ये संक्रमण तेजी से नहीं बढ़े, और वो तभी होगा जब हम लोग सावधानियों का ध्यान रखें और हम लोग सोच समझ के निर्णय लें कि हम जो भी बाहर निकल रहे हैं वो हमारे लिए कितना जरूरी है। और समझ के निर्णय लेना जरूरी होगा, सावधानी बरतनी जरूरी होगी, और बिना सोचे समझे अगर हम, जैसा कि डॉक्टर स्वाति कह रही हैं कि बिना सोचे समझे हम लोग ट्रैवल ना करें, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, जब तक बहुत जरूरी ना हो, तब तक हम ट्रैवल से अगर बच सके तो ये सबके हित में होगा। सरकार ने अब निर्णय ले लिया है कि इस उड़ानों को अब इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा 1 जून से जो है वो ट्रेन्स, जो 200 ट्रेन है वो भी चलना शुरू हो जाएंगी। तो धीरे धीरे हम वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हम जिस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं वो भले ही फ्लाइट्स चलना, ट्रेन चलना पुरानी बात हो, लेकिन हालात बिल्कुल नए हैं। तो एक तरह से ब्लाइंड गेम पूरा देश खेल रहा है और इसमें जीत हर हाल में होनी चाहिए, वरना परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि आगे क्या चुनौती हमारे पास है, जितेंद्र भार्गव साहब हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र जी, देखिए, आप
तो इस पक्ष में है कि 30% भी नहीं खुलनी चाहिए थी, फिलहाल 10% से हमें शुरू करना चाहिए था। लेकिन अब एयरलाइंस कंपनी के लिए किस तरह की चुनौतियां हैं सर? क्योंकि हम देख रहे हैं अगर ये नहीं खुलती, एयरलाइंस के सुचारू रूप से अगर हम नहीं चलाते, तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन से पहले ही कई सिविल एविएशन में तो बहुत सारी कंपनीज की जो है हालत खराब थी। आप उनकी बैलेंस शीट उठा के देखिए, वो ब्लीड कर रही होती हैं, और लॉकडाउन के कारण उनकी और हालत खराब थी, स्टाफ को सैलरी नहीं मिल रही थी। अब एक मौका जरूर आया है एविएशन कंपनीज के पास, लेकिन अब खुद में क्या चुनौतियां किस तरह की एविएशन कंपनीज को ध्यान में रखनी होगी कि आगे अच्छे दिन नजर आए सबको? देखो, एक तो हम हो सकते हैं ऑप्टिमिस्ट या पेसिमिस्ट या रियलिस्ट। लेट अस बी रियलिस्टिक अबाउट इट। दुनिया के जिन देशों में फ्लाइट्स चल रही थी पिछले 2 महीने के अंदर में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 50% एयरक्राफ्ट को पार्क कर दिया गया जैसे कि अनयूजेबल हैं। जो रिमेनिंग 3000 उनके पास प्लेन बच जाते हैं, उसके अंदर एवरेज फ्लाइट के अंदर में 20 पैसेंजर होते हैं। और ये चाइना के अंदर ये हाल है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये हाल है। तो क्योंकि आजकल, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत सही बोला, कि हर एक पैसेंजर फ्लाइट में जाने के पहले सोचेगा कि मुझको ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत जरूरी होगा तो ट्रैवल करेगा। एयरलाइंस को उम्मीद थी कि भारत सरकार कुछ वित्तीय मदद करेगी एयरलाइन इंडस्ट्री को, जैसे कि वो प्रॉब्लम से निकल सके। लेकिन जैसे आप जानते हैं, मैं जानता हूं, इंडियन गवर्नमेंट के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो एयरलाइन इंडस्ट्री को फाइनेंशियल एड दे, क्योंकि अगर एयरलाइन को देंगे तो स्वाभाविक है कि इकोनॉमी के जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनको भी अपेक्षा होगी कि हमारी भी मदद की जाए, क्योंकि नहीं है। एयरलाइन से जो फ्लाइट चलेंगी, कुछ रेवेन्यू आएगा, लेकिन हम भूले नहीं इस बात को अंदर में कि एयरलाइंस के बहुत सारे फिक्स कॉस्ट होते हैं। उनको विमानों का लीज रेंटल देना पड़ता है। कापा ने एक फोरकास्ट किया था कि 650 में से 250 विमान हमारे सरप्लस हो जाएंगे क्योंकि डिमांड कम होगी। यानी कि इस कापा का अंदाजा यह है कि 40% लोड रिडक्शन होगा इंडियन ट्रैफिक के अंदर में। मेरा मानना है कि 40 से भी ज्यादा होगा, जैसे कि दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनके ट्रेंड से नजर आ रहा है। तो इस समय एयरलाइंस एक बुरे दौर से गुजर रहा है, चाहे वो एयर कनाडा हो, चाहे वो डेल्टा एयरलाइंस हो, चाहे वो ब्रिटिश एयरवेज हो, लुफ्तांजा हो, एयर फ्रांस हो। अब जिस भी एयरलाइन को ले लें, वो एयरलाइन इस समय एक बुरी दौर से जा रही है। कईयों को सरकारी मदद मिली है, कईयों ने अपने फ्लीट को काफी रिड्यूस किया है, और ये जो फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है बहुत श्रंक नेटवर्क से कर रही हैं, रिड्यूस फ्रीक्वेंसी पे कर रही हैं। ये एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एयरलाइन इंडस्ट्री अगले 2 साल के लिए कठिन स्थिति से गुजरेगी, और ये लोगों का मानना है, क्योंकि जब तक पैसेंजर्स वापस नहीं आएंगे, या तो वैक्सीन जल्दी क्रिएट हो जाए, जैसे कि पैसेंजर्स का डर निकल जाए। बिल्कुल सर। तो पैसेंजर्स जो हैं वो विमान यात्रा नहीं करेंगे, और एयरलाइंस बुरे दौर से चलती चलेंगी। जैसे कि आप जानते होंगे, दुनिया की 9 एयरलाइन इस समय बंद हो गई। तो यानी कि अभी डगर जो है एयरलाइंस के लिए कठिन है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बहुत सारे प्रेडिक्शंस भी यही हैं कि 1 से 2 साल तो अभी नॉर्मलाइज होने में सिचुएशन को लगेगा, और एयरलाइंस भी इससे अछूती नहीं है। आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है, लगभग 2 साल वापस नॉर्मलाइज होने में लगेंगे। लेकिन कैसे कोप अप करेंगे इस बीच एयरलाइंस कंपनियां, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अश्विनी कक्कड़ के पास चलता हूं। अश्विनी जी, ठीक है, आपने ट्रेन खोल रहे हैं आप लोग, ठीक है, आप विमान खोल रहे हैं, उड़ानों को इजाजत दे रहे हैं, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो किसी भी टूर एंड ट्रैवल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अभी उस पर बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, और लोकल प्रशासन और राज्यों पर छोड़ा गया है। अभी आपको लगता है लास्ट माइल कनेक्टिविटी पॉसिबल है, इस पर कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, एक हद तक तो ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी शुरू हो ही रही है, क्योंकि अगर आप जैसे प्राइवेट गाड़ी में जाना चाहें, या कोई जो एलोकेटेड टैक्सीज हैं उनमें जाना चाहें, तो वो प्रावधान आपके लिए अवेलेबल है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर क्या है कि अगर आप जैसे बसेस में जाना चाहें, तो विद इन द स्टेट्स, तो अगर आप उस स्टेट के अंदर लैंड हो जाते हैं और उस स्टेट के अंदर जाना चाहें, कहीं भी जाना चाहें, तो उसमें आज की तारीख में कोई दिक्कत नहीं है। बट इंटर स्टेट में थोड़ी सी दिक्कत है। वो दिक्कत भी मेरे को लगता है कि जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगी। और अगर पैसेंजर्स को जैसे दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंचना है, और वो लोग दूसरे स्टेट में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, या दूसरी ओर सोनीपत वगैरह में रहते हैं, तो उनको भी अलाउ किया जाएगा। मुझे लगता है कि वो जो मोबाइल के ऊपर टिकट होगा, वो उनका ब्लैंकेट पास बन जाएगा।
और जहां तक एयरलाइंस का सवाल है, आई मीन देखिए, बहुत ही एक कठिन समस्या है हमारे सामने। एक तरफ तो हमारा एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे कस्टमर को सेफ रखें, कस्टमर की सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी ज्यादा, वो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर देखें तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा वापस ट्रैवल में, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद आज की तारीख में तो बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात आपने बोला। ये क्योंकि सिर्फ एयरलाइंस के लिए नहीं, एविएशन के लिए नहीं, बल्कि पूरे मार्केट की यही समस्या है कि मार्केट में जितने भी रिटेल से जुड़े हुए, आप मॉल्स को ले लीजिए, शॉपिंग मॉल्स को लीजिए, दुकान को ले लीजिए, कस्टमर का कॉन्फिडेंस कैसे लौटेगा मार्केट निकलने में, ये एक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक वो खर्चा नहीं करेगा तो फिर डिमांड और सप्लाई की चेन नहीं चलेगी और फिर इकोनॉमी का चलना मुश्किल है। कॉन्फिडेंस, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। डॉक्टर स्वाति, आखिर में आपके पास आ रहा हूं। मैम, हमारे पास रोज देख रहे हैं हम 5000 मामले आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में अगर मौतों का आंकड़ा हम देखें तो उस हिसाब से हम हर घंटे लगभग 6 लोग की मौत हो रही है। ऐसी स्थिति में कनेक्टिविटी को बढ़ाना एक अपनी जगह है, लेकिन जो चुनौतियां उभर रही हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे हॉस्पिटल्स तैयार हैं? क्या हमारे टेस्ट किट्स वगैरह इतने हम प्रिपेयर्ड हैं कि इस चुनौती से निपट पाएंगे? देखिए दीपक जी, लॉकडाउन का हमें सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो यही हुआ है कि ये समय मिला सरकार को, प्रशासन को सब कुछ दुरुस्त करने के लिए। जो खासतौर से हमारा हेल्थ सेक्टर है, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो वर्किंग स्टाफ चाहिए था उनकी जो ट्रेनिंग करनी थी, जो पीपी किट्स वगैरह चाहिए थे, वेंटिलेटर्स, तो ये सबका भरपूर समय मिला हमारे प्रशासन को इस वक्त, और उन्होंने काफी कुछ दुरुस्त कर लिया है। अब हमारी टेस्टिंग भी देखिए 1 लाख प्रतिदिन के हिसाब से हो गई है, जो कि एक काफी अच्छा मेरे ख्याल से संख्या है जो हमने अचीव कर लिया है। अब जरूरी बात, अगर हम एपिडेमिक के तौर पे देखें, किसी भी महामारी के तौर पे अगर देखें, तो खास तौर से कुछ पैमाने होते हैं जिस पर उसको नापा जाता है। एक तरफ से जहां हमारी संख्या बढ़ रही है मामलों की, वहीं अगर अब देखें तो हमारा मृत्यु दर काफी बेहतर हो गया है। हमारा रिकवरी रेट भी अब 40 के ऊपर चला गया है, जो कि एक बहुत अच्छी संख्या है। और सबसे अच्छी बात ये भी देखी गई है भारत में कि जहां विश्व में अगर आप 1 लाख लोगों के ऊपर टेस्ट करते हैं तो अमेरिका में लगभग 500 से ऊपर लोग पॉजिटिव आते हैं, जबकि भारत में केवल 7 से 19 लोग पॉजिटिव आते हैं। यानी कि हमारे यहाँ इन्फेक्शन का जो दर है वैसे भी वो काफी कम है। तो उस पैमाने पे अगर देखें तो हमारी स्थिति काफी नियंत्रण में दिखती है। तो चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं इस मोर्चे पर वो कुछ आश्वस्त जरूर करते हैं कि हमारी जो तैयारियां हैं वो उस हिसाब से बरकरार हैं और आगे भी ये जारी रहेंगी। बातें तो बहुत करनी थी आप लोगों से, लेकिन वक्त की कमी है। फिलहाल मैं आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा। जितेंद्र भार्गव, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अश्विनी कक्कड़ साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, इस खास बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।